कोटपुतली में बीती रात को अज्ञात चोरों द्वारा पीएनबी बैंक का जो एटीएम लगा हुआ था उसे उखाड़ ले गए। कोटपुतली शहर में बीती रात पीएनबी बैंक के बाहर लगे एटीएम बूथ से रुपयों से भरी एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाने की वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बदमाशों ने बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अन्य कैमरों में वारदात कैद हो गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बदमाश स्कॉर्पियो कार से यहां पहुंचे थे और पहचान छुपाने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। एक बदमाश बूथ के अंदर घुसकर रस्सी की पट्टी से मशीन को बांधता भी नजर आ रहा है। प्रथम दृष्टता सामने आ रहा है कि 8 दिसंबर को ही बैंक वालों ने एटीएम में करीब 25 लाख रुपए की राशि डाली थी, जिसको लेकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जब एटीएम को उखाड़ के लेकर गए तो उसमें 15 से 17 लाख रुपए की राशि थी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत सावर कस्बे के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में पंचायत समिति सदस्य शशि कुमारी सक्तावत ने पल्स पोलियो के तहत नन्हे बच्चों को पल्स पोलियो दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को सावर के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में 0 से 5 साल के नन्हे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सावर पंचायत समिति सदस्य विशाखा कंवर, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर ममता गढ़वाल ने नन्हे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि ब्लॉक में 16,508 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रविवार को सावर कस्बे में 12 बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि रविवार को 16,508 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। इस दौरान डॉक्टर ममता गढ़वाल सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। प्रभारी ओएसडी द्वारा कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना, जालोरी गेट प्रकरण, उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या और युवाओं की टीम का कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बताया विधानसभा चुनाव में हार का कारण। जोधपुर में आज डीसीसी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में काफी हंगामा हुआ। बैठक में कांग्रेस के हार पर मंथन किया गया तो वहीं लोकसभा चुनाव में जुट जाने का भी आह्वान किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हार के कारण गिनाए, जिनमें प्रभारी ओएसडी द्वारा कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना, उनके काम नहीं होना, जालोरी गेट प्रकरण, उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या का मामला और युवाओं की टीम की कांग्रेस के साथ कम जुड़ना भी कांग्रेस के हार के कारण गिनाए गए। हंगामे के बीच संपन्न हुई कांग्रेस की इस बैठक में कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया गया है। एक जिले के कामा क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा करमुका रोड पर कूड़ा कचरा डालकर बनाया गया कचरे का पहाड़ ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका जारी की थी, जिस पर जारी हुए नोटिस के बाद नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल ने पार्षदों को साथ लेकर करमुका रोड पहुंचकर कचरे के पहाड़ से उत्पन्न समस्याओं का जायजा लिया। हम आपको यह भी बता दें कि कामा कस्बे के गांव करमुका रोड पर नगर पालिका द्वारा कस्बे का कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस कचरे ने पहाड़ का रूप ले लिया है और अब कचरा सड़क पर भी फैलने लगा है, जिससे वहां का वातावरण दूषित हो रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाले इस मार्ग पर कचरा पड़ा होने से रास्ता अवरुद्ध होने लगा है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। हालात का जायजा लेने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल का कहना है कि कचरा निस्तारण प्लांट मंगा लिया गया है। कचरे के निस्तारण के लिए जमीन तलाश कर जल्दी ही कचरा निस्तारण प्लांट की शुरुआत करा दी जाएगी। भरतपुर की डीग पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। डीग पुलिस ने उन सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने गत दिवस एक कांस्टेबल के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। डीग सदर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह के साथ समाज कंटकों द्वारा मारपीट व लूटपाट की घटना का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में घायल कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने डीग सदर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। डीग सदर थाना अधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह राजकार से सीओ ऑफिस जा रहा था। इसी दौरान जल महलों के पास आधा दर्जन समाज कंटकों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया।
मारपीट कर उससे 1500 रुपये, पुलिस आईडी, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस को भी आरोपी छीन कर ले गए थे। आरोपियों द्वारा कांस्टेबल के साथ मारपीट व लूटपाट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नाथद्वारा के पास बागोल गांव में ब्रह्म शक्ति संगठन और HDFC बैंक के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बागोल गांव में ब्रह्म शक्ति संगठन और HDFC बैंक के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज सुबह 9 बजे शिविर उद्घाटन के बाद से 2 बजे तक रक्तदान का क्रम निरंतर चलता रहा। ब्रह्म शक्ति संगठन के अध्यक्ष दीपक पालीवाल ने बताया कि संगठन द्वारा समय समय पर जन सेवा के विभिन्न कार्य किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में नाथद्वारा अस्पताल में रक्त की कमी होने की सूचना पर आज यह शिविर का विशेष आयोजन किया गया। उन्होंने बताया संगठन लगातार जन सेवा के कार्यों के लिए सजग है और आगे भी रहेगा। एक दिवसीय रक्तदान शिविर के समापन के मौके पर ब्रह्म शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं, ब्लड बैंक की टीम और HDFC बैंक का जताया आभार। गांव देशांतरित नाड़ी के लोग काफ़ी वर्षों से चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के परेशान हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। बाड़मेर जिले के गुड़ामल क्षेत्र के राजसा गांव देशांतरित नाड़ी के ग्रामीण आज़ादी के क्षेत्र वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आज दिन तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। कई वर्षों पहले उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे में ये भवन भी खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में यहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नशे के कारोबार करने वालों के ऊपर पुलिस की दनादन कार्रवाई चल रही है। जी हाँ, चित्तौड़ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत की टीम इन दिनों पूरे फुल फॉर्म में चल रही है। नशे के कारोबार करने वाले आरोपियों की धरपकड़ का अभियान जोर शोर से दिखाई देने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ निम्बाड़ा की, तो निम्बाड़ा में 2 दिन पूर्व ही 3 करोड़ से अधिक नशा का जो कारोबार होता है, डोला चूरा, वो पकड़ा था। और आज उसी को देखते हुए गंगरार पुलिस ने भी अवैध अफीम को पकड़ा है। अवैध अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। यह अवैध अफीम हरियाणा का एक व्यक्ति है, वो लेकर आया था। फिलहाल गंगरार पुलिस पूछताछ कर रही है कि अवैध अफीम कहां से लाया था और किसको देने के लिए जा रहा था। ये जांच का विषय है पुलिस के लिए रिमांड के दौरान। बहरहाल जो भी हो, लेकिन चित्तौड़ पुलिस इन दिनों नशे के कारोबार करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के साथ साथ कड़ी से कड़ी जोड़ती जा रही है और नशे के कारोबार करने वाले आरोपी अब सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली की आवक हुई शुरू, प्रतिदिन आ रही है लगभग 1.5 लाख मूंगफली बोरी। बीकानेर की मंडी एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी है। ऐसे में सर्दी के सीजन के साथ अब बीकानेर मंडी में मूंगफली की आवक तेज हो गई है। अब प्रतिदिन 1.5 लाख बोरी मूंगफली की आवक देखने को मिल रही है। वहीं 90% तक मूंगफली प्रतिदिन बिक रही है। हालांकि लेट और कम बारिश के चलते पिछली बार की तुलना में इस बार पैदावार कम हुई है। वहीं मंडी अध्यक्ष जयदयाल गुड्डी ने कहा कि किसानों को इस बार कई वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ लेट और कम बारिश, उसके बाद दिवाली और चुनाव के चलते आवक में कमी देखने को मिली, लेकिन अब मंडी में मूंगफली की आवक बढ़ी है। वहीं मंडी अध्यक्ष जयदयाल गुड्डी ने कहा कि चुनाव व लेट बारिश के चलते इस बार मूंगफली की आवक देरी से शुरू हुई है, लेकिन अब मंडी में तेजी देखने को मिल रही है और प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख बोरी मूंगफली की आवक मंडी में हो रही है। अयोध्या में रामलला का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, 22 जनवरी को इसका आगाज होगा। 22 जनवरी को होने वाले समारोह को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने भीलवाड़ा कपड़ा नगरी से अपने कार्यक्रमों का आगाज शुरू किया। भीलवाड़ा में उदासीन आश्रम हंसाराम जी महाराज के सानिध्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 28 अक्षत कलशों की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के 28 जिलों से आए पदाधिकारियों को अक्षत कलश भेंट किए गए। इन कलशों में पीले चावल रखे हुए हैं। ये पीले चावल घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लोगों को न्योता दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। महंत और संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बाद में महंत हंसाराम ने कहा कि इस कार्यक्रम में जो भीलवाड़ा से कुछ शहीद हुए हैं, 2 शहीद बताए जा रहे हैं, उनके परिजनों को भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न्योता दिया गया है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। उनके परिजन वहां जाएंगे और रामलला के प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। हर मोहल्ले और हर कॉलोनी में स्थित मंदिरों पर 22 जनवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, घी के दीपक लगाए जाएंगे, वहीं एक LED लगाकर सीधा प्रसारण रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का किया जाएगा। बांसवाड़ा में नेमा समाज की ओर से सामूहिक गंगोत्री महोत्सव के तहत शहर में कलश शोभा यात्रा निकाली। कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। यहाँ आदिवासी गैर नृत्य, वाद्य यंत्र बजाए गए, भगवान श्री की झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा में महिलाओं व पुरुष ने देखने को मिले। महिलाओं ने एक रंग की साड़ियाँ पहन रखी थी, वहीं पुरुषों ने साफा पहन रखा था। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े बजते हुए यह शोभा यात्रा निकली। श्री जी की झांकी भी आकर्षक का केंद्र रही। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पुरुषों ने साफा पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। नेमा समाज की ओर से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित 2 दिवसीय किए गए, जिसमें पूजा अर्चना की गई व अनुष्ठान के आयोजन किए गए। देर शाम को शोभा यात्रा निकाली। स्वरूपगंज कस्बे में आज अल सुबह पेड़ के नीचे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शव की जामा तलाशी में मिले फोन नंबर के आधार पर शव सिरोही जिले के मंडवारिया गांव के वृद्ध प्रकाश कुमार पुरोहित का होना पाया गया। रविवार सुबह स्वरूपगंज कस्बे के बजरंग चौराहे पर सुबह सुबह ही लोगों ने पेड़ के नीचे एक वृद्ध का शव पड़ा देखा, जिस पर एकत्रित हुए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव के कपड़ों की तलाशी ली तो उसके जेब में से जो मोबाइल नंबर मिले उसके आधार पर उनसे संपर्क किया तो शव मंडवारिया गांव के प्रकाश कुमार पुरोहित का होना पाया गया। सूचना पर मंडवारिया गांव से परिजन पहुंचे और शव को फिलहाल स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हुआ है। फिलहाल शव स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है। मृतक के पुत्र दिशावर में होने से उसका इंतजार हो रहा है। शव का पोस्टमार्टम करके उसको परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। रोड पर दुर्घटना से जुड़ी खबर निकल रही अजमेर से। अजमेर में बनाए गए एलिवेटेड रोड पर आज एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का कारण ये दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। नसीराबाद रोड की ओर से बस स्टैंड की ओर जाने वाले इस रोड पर अनियंत्रित लोडिंग टेम्पो वाहन सामने से आ रही स्कूटी से टकरा गया। स्कूटी सवार 2 जने मौके पर गंभीर घायल हो गए, तो वहीं अनियंत्रित हुआ ये वाहन सामने से आ रही निजी ट्रैवल्स की बस से जा भिड़ा। इस दुर्घटना में टेम्पो चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों जख्मियों को उपचार के लिए जेलन अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं सड़क मार्ग पर दोनों ओर जाम लग गया। इस जाम को खुलवाने में पुलिस को मशक्कत का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर इस एलिवेटेड रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोगों में इस बात को लेकर खासी चर्चा रही कि निर्माण के दौरान हुई खामी को लेकर कई बार प्रशासन को आगाह किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब देखना यह होगा कि इस रोड पर अनियंत्रित वाहन और तेज रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाएंगे। कल रात्रि में सेंधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मासूम बालिका के साथ गैंगरेप होने का प्रकरण जैसे ही हमें मालूम चला और समाचार प्लस चैनल पर इसकी खबर को ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई, तो ब्यावर जिला प्रशासन हरकत में आया और उपचार राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में जहां बालिका का उपचार चल रहा था, वहां पर जिला प्रशासन पहुंचा। जिला प्रशासन के पहुंचने के बाद वहां पर जिला कलेक्टर रोहिताश कुमार के निर्देश पर बालिका का CT स्कैन करवाया गया, जिससे साफ हुआ कि बालिका के साथ गैंगरेप हुआ है। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने 3 टीमों का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्यवाही शुरू कर दी और कार्यवाही शुरू करने के कुछ समय पश्चात ही एक आरोपी को पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। दोनों आरोपी मासूम बालिका के पड़ोस में ही रहते थे। इन लोगों ने बहला फुसला कर मासूम को एक जंगल की तरफ ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया। इसके पश्चात परिजनों ने ब्यावर चिकित्सालय में लाकर इसका इलाज कराया और इस पर प्रशासन को ब्यावर अमृतकौर के चिकित्सकों द्वारा सूचना दी गई। IG ने वार्तालाप कर मासूम की स्वास्थ्य की जानकारी ली। अब
मासूम की स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर 2 ट्रकों में हुई भिड़ंत, जिसमें चालक की हुई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 148D भीमगंज मोड़ के पास 2 ट्रकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कैलाश जाट पुत्र बद्रीलाल निवासी बाणोली जिला टोंक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा ट्रक चालक मौका पाकर ट्रक लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर नैनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुआ ट्रक में फंसे हुए चालक को बाहर निकाला तथा नैनवा उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने ट्रक चालक को मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक कैलाश के भाई शैतान चौधरी पुत्र भंवरलाल निवासी बाणोली की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। चौहटन मुख्य कस्बे सहित पूरे आसपास तमाम बॉर्डर इलाके के गांव में पिछले 2 दिन से लगातार जो कि सर्दी के तीखे तेवर के चलते पूरे इलाके में देखा जाए तो जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वही सर्दी की अगर पारे की बात करें तो उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण इलाके के लोग वो सर्दी से बचने के लिए कई प्रकार के अलग अलग तरीके से जतन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें चौहटन मुख्य कस्बे की तो चौहटन मुख्य कस्बे में भी जो लोगों की चहल पहल है वो शाम करीब 6 बजे के बाद में कम नजर आ रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए अगर बात करें चाय की ठड़ियों की दुकान हो चाहे गर्म नाश्ते की दुकान हो, उनके ऊपर जाकर गर्म चीज़ों का आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बॉर्डर इलाके की बात करें तो बॉर्डर इलाके में भी पिछले 2 दिन से लगातार सर्दी के तीखे तेवरों के चलते जो कि जनजीवन भी अस्त पर नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ रही तेज ठंड के चलते पूरे इलाके में देखा जाए तो लोगों की जो है सर्दी जबरदस्त तरीके से जूझनी भी छुटाती हुई नजर आ रही। ही सत्ता की चाबी भाजपा के हाथ में आ गई हो, लेकिन 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी फिलहाल राजस्थान में कोई भी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। मंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को भी सीएम घोषित करने की मांग उठने लगी है। नेता प्रताप पाकड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गरीबों के मसीहा होने के साथ साथ सर्व समाज के नेता हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हमेशा से ही गरीबों, युवाओं, देश की वीरांगनाओं और सब समाज को न्याय दिलाने के लिए 600 से अधिक जन आंदोलन किए हैं। के विधायक रामकृष्ण मीणा ने भी आदिवासी मीणा महासभा की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सीएम घोषित करने की मांग की है। अब ये आने वाले दिनों में मालूम होगा कि राजस्थान के सीएम का ताज किसके सिर पर होगा। पीएफआई संगठन के नाम से फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने किया मामला दर्ज, शुरू हुई जांच। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र के चिकानी गांव में एक टेलर को बम से मारने की धमकी मिली है। पीएफआई संगठन की ओर से भेजी गई एक चिट्ठी में यह बात सामने आई है। सदर थाना पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिकानी के रहने वाले सोहनलाल जाटव 71 वर्ष के हैं और इन्हें पीएफआई के नाम से एक लेटर मिला है। इस लेटर में उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस की ओर से की गई प्रथम दृष्टया जांच में दुकान खाली कराने को लेकर यह मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता को पीएफआई के नाम से एक लेटर मिला था, जिसमें उनका सर धड़ से अलग करने की चेतावनी दी गई थी। वारा शहर के लंका कॉलोनी क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा बढ़ गया और महिलाएं पुलिस पर डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना पहुंची और महिलाओं ने पुलिस पर कई डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। एक महिला ने बताया कि पुलिस मामले में भेदभाव कर रही है और हमारे पक्ष के लोगों को उठाकर बंद कर दिया है।
जबकि दूसरे पक्ष के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम थाने आए तो पुलिस के द्वारा हमें भी थाने में बंद करने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि चुपचाप चले जाओ, नहीं तो सभी को अंदर कर देंगे। कोतवाली सीआई राजेश खटाना ने बताया कि 12 की लंका कॉलोनी में गाली गलौज के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है, मामले की जाँच की जा रही है। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि ये मामला जाँच का विषय है। ये जांच रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। को लेकर सब्जी मंडी के निकट हुआ विवाद, मोटरसाइकिल फूकी, फायरिंग करने का भी लगाया आरोप। प्रतापगढ़ शहर के सब्जी मंडी के निकट सुबह 11 बजे सुअर पकड़ने को लेकर विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मोटरसाइकिल तक को आग लगा दी। प्रतापगढ़ सुअर पकड़ने को लेकर सब्जी मंडी के निकट हुआ विवाद, मोटरसाइकिल फूकी, फायरिंग करने का भी लगाया आरोप। प्रतापगढ़ शहर के सब्जी मंडी के निकट आज 11 बजे सुअर पकड़ने को लेकर समुदाय के दो पक्षों का आपस में विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में से एक पक्ष द्वारा फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। विवाद के दौरान नगर परिषद की कचरा गाड़ी को भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों को डिटेन कर मामला दर्ज शुरू किया है। सुअर पकड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने जांच गहनता से शुरू कर दी है। उसमें ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस पक्ष की ओर से गोलीबारी की गई थी, किस पर से फायरिंग की गई थी। इसकी जांच थाना अधिकारी प्रतापगढ़ और मैं टीम कर रही है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की हार से स्तब्ध हुए पूर्व चेयरमैन मुरलीधर शर्मा, नंगे पैर रहने का लिया संकल्प। चूरू जिले की हॉट सीट तारानगर से भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की हार के बाद जहां प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता स्तब्ध है, वहीं चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति मुरलीधर शर्मा भी हताश नजर आ रहे हैं। शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ की हार के बाद मालासी भैरव मंदिर जाकर वहां उपासना करते हुए अखंड दीपक जलाया और नंगे पैर रहने का संकल्प लिया। शर्मा का कहना है कि जब तक राजेंद्र राठौड़ को प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल जाता तब तक वो किसी भी हालत में चप्पल और जूते नहीं पहनेंगे। शर्मा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ प्रदेश के कद्दावर नेता है और जन नेता के रूप में उनकी पहचान है और इस तरह से उनकी हार होना वाकई ऐसा ही नहीं है। आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ चूरू ही नहीं अपितु प्रदेश की राजनीति में अपना पूरा दखल रखते हैं और उनकी अप्रत्याशित हार के बाद इस तरह से कार्यकर्ता उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए अपना प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुरलीधर शर्मा ने अपनी बात को दोहराते हुए राजेंद्र राठौड़ के सम्मान में यह संकल्प लिया है। श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर एक बुलेरो और ट्रक की जबरदस्त आमने सामने भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। वही ट्रक में भिड़ंत के बाद भयंकर आग लग गई। बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ की ओर जा रही एक बुलेरो और श्री डूंगरगढ़ से बीकानेर की ओर आ रही एक ट्रक में बेड़ीसर बस स्टैंड के पास आमने सामने भिड़ंत हो गई। बुलेरो के ट्रक से टकराते ही ट्रक में आग लग गई। ट्रक के डीजल टैंक तक आग पहुंची, जिससे आग तेजी से बढ़ती चली गई। कुछ ही मिनटों में ट्रक पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। बोलेरो भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। बोलेरो में सवार भगवान सिंह, उनकी पत्नी पूजा और बेटा अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना के बाद श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बोलेरो को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाई।